नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 145 के चैप्टर नंबर 11 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा छात्र आंदोलन। जहां इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में, चाहे आप असम की बात कर लो, मेघालय की बात कर लो, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लो या यहाँ के अन्य राज्यों की बात कर लो, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन स्थानीय मुद्दों को उठाने में यहाँ के छात्रों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। इतना ही नहीं, इन छात्रों की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है, इन्होंने अपने आप को राजनीतिक लामबंदी से दूर रखा है और सामाजिक समर्थन को अपना आधार बनाया है। इन्होंने बड़े पैमाने पर जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा रहा है, जैसे कि पर्यावरणीय मुद्दे हो गए, अपनी पहचान का मुद्दा हो गया, भाषाई मुद्दा हो गया, बाहरी लोगों के खिलाफ प्रदर्शन हो गया, इन सब में यहाँ के छात्रों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना हमें यही बताती है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है, जहाँ सबसे पहले हमें असम के छात्रों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से असम के छात्रों ने असम की राजनीति तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये बात ध्यान रखना, किसी भी देश में जो शिक्षित लोग होते हैं, जो शिक्षित युवा और युवतियाँ होती हैं, ये लोग क्या होता है, ये उस क्षेत्र के सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में और राजनीतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि किन संवैधानिक उपायों का सहारा लेकर ये अपनी बातें सरकार से मनवा सकते हैं। जबकि जिन लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, वो लोग गलत तरीके से धरने, प्रदर्शन, दंगे और हिंसा करते हैं, जिससे कई बार पुलिस बल और सैन्य बलों का सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन जब हम छात्र लामबंदी की बात करते हैं, तो शायद छात्र लामबंदी सबसे प्रभावशाली तरीके से कार्य करती है, जैसा कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये बात सिद्ध भी हो जाएगी। तो चलो असम की बात करते हैं। तो असम की बात करें तो असम की सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो ये है कि जो यहाँ बाहरी लोग आकर बस चुके हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो तेल रिफाइनरी की स्थापना हुई थी और जो यहाँ के लोगों की सांस्कृतिक पहचान का जो मुद्दा है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। यानी कि असम क्षेत्र की अगर बात करोगे तो असम क्षेत्र में तीन बहुत बड़े मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो बाहरी लोग आकर यहाँ पर प्रवास कर चुके हैं। दूसरा जो बड़ा मुद्दा वो ये है कि यहाँ के लोगों को आर्थिक जो रोजगार प्राप्त करने के लिए तेल रिफाइनरी की जो स्थापना है उसके लिए यहाँ के छात्रों ने आवाज़ उठाई है। और तीसरा मुद्दा ये है कि ये लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। खास तौर पर अपनी भाषा, असमिया भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। तो जैसे कि हमारी किताब कहती भी है कि असम में छात्र आंदोलनों ने जिन मुद्दों को उठाया है उनमें से सबसे पहला मुद्दा प्रवासन है, यानी कि जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर प्रवास कर चुके हैं। दूसरा मुद्दा जो है वो है तेल रिफाइनरी की स्थापना। तीसरा मुद्दा है निर्जातिता और सांस्कृतिक पहचान की बात। चौथा मुद्दा है राजनीतिक स्वायत्तता। तो कुछ छात्र संगठन असम की राजनीति को एक महत्वपूर्ण मोड़ देते हैं। जैसे कि एक संगठन है जो यहाँ का सबसे बड़ा संगठन है, जिसका नाम है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसे हम शॉर्ट में आसू कहते हैं, AASU। अगला है ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, जिसे हम शॉर्ट में आमसू कहते हैं। ऐसी ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन है जिसे हम ABSU कहते हैं। ऐसी एक और संगठन है कार्बी स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जिसे हम KSA कहते हैं। डिम्सा स्टूडेंट्स यूनियन DSA और ऑल कछार स्टूडेंट एसोसिएशन ACSA। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो असम में छात्रों को लामबंद करते हैं और जिसके माध्यम से जो छात्र है बड़े पैमाने पर असम की राजनीति की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो असम की बात करोगे तो असम में रिफाइनरी की स्थापना में छात्रों की भूमिका बहुत बड़ी रही, जहां 1960 के दशक में भाषा को लेकर भी मुद्दा बनाया गया। 1980 के दशक में आमसू के और बोडो छात्रों की भूमिका ने बड़े पैमाने पर निर्जातीय पहचान के मुद्दों को उठाया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समय समय पर अलग अलग छात्र संगठनों द्वारा अलग अलग मुद्दे को उठाया जाता है। चाहे कभी असम की संस्कृति की बात कर लो, चाहे कभी भाषा की बात कर लो, जिसके बारे में आगे और भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब ये लोग अपनी बातों को मनवाते कैसे हैं? तो ये प्रदर्शन करते हैं, रैलियां करते हैं, क्षेत्र पूरे बंद करने का आह्वान करते हैं, सत्याग्रह जैसी नीतियों को अपनाते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा आंदोलन चला है अब तक, वो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का 6 साल का आंदोलन चला है, जो कि 1979 से 1985 के बीच में आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन बाहरी लोगों के विरोध में हुआ था, क्योंकि इनको मानना था कि बड़े पैमाने पर आसाम के क्षेत्रों में बाहर के लोग प्रवास कर रहे हैं, जिससे मुद्दा ये हो जाएगा कि एक दिन ये लोग अपने ही क्षेत्र में माइनॉरिटीज़ बन के रह जाएंगे, अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगे, जबकि ये क्षेत्र इनका है। यहाँ के जंगल ज़मीन पर इनके अधिकार होना चाहिए, यहाँ के रोजगारों पर इनका अधिकार होना चाहिए। आंदोलन की जो शुरुआत हुई यहाँ से हुई,
जब 1979 में चुनाव होना था और जो वहाँ की एक सीट थी मंगलदाई लोकसभा सीट, यानी कि मंगलदाई का जो लोकसभा क्षेत्र था, यहाँ पर चुनाव होने थे। और यहाँ पर जब वोटर लिस्ट जारी हुई तो वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं को शामिल किया गया। बहुत सारे लोगों का गलत तरीके से पहचान पत्र बनाया गया ताकि पॉलिटिक्स को हवा दी जाए। लेकिन जब आसू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के छात्रों को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही जो वहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त थे एसएल सखदर, उसे चेतावनी दे दी कि अगर तुमने समय रहते वोटर लिस्ट को सही नहीं किया और बाहरी लोगों के अगर वोट डालने के अधिकारों को नहीं छीन लिया तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे। और फाइनली यही हुआ और यह आंदोलन 1979 में शुरू हो गया और लगभग 6 साल तक ये आंदोलन चला। विदेश विरोधी आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये आंदोलन देखो सिर्फ ये नहीं था कि बाहरी लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं तो इसीलिए आंदोलन है। बाहरी लोगों के बसने से इन्हें ये था कि हमारे रोजगार हमसे छीन रहे हैं, हमारी संस्कृति हमसे छीन रही है, एक दिन हम इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे और शायद हमें इस क्षेत्र से पलायन भी करना पड़ जाए। इसलिए सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि वो बाहरी लोगों को यहाँ से निर्वासित करे और इसीलिए इसे हम असम आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो 1979 से लेकर 1985 तक ये आंदोलन चला और आगे चलकर राजीव गांधी और आसू के बीच में एक समझौता हुआ जिसे हम असम समझौता कहते हैं। इसी प्रकार से 1960 के दशक में असम के छात्रों ने असम में भाषा के मुद्दे को मुद्दा बनाया और ये कहा कि असम राज्य की जो भाषा है वो असमिया भाषा होनी चाहिए। उसका रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में बंगाल से और बांग्लादेश से बहुत बड़ी मात्रा में लोग आकर बस गए थे। ऐसे में वो लोग बंगाली भाषा बोलते थे तो असम के लोगों को लगने लगा जो हमारी स्थानीय भाषा है असमिया भाषा यहाँ क्षेत्र की राजभाषा होनी चाहिए। ऐसे में क्या हुआ, इन लोगों ने तो 1900 कुछ छात्र संगठनों ने तो ये कहा कि असमिया हमारी असम की राजभाषा होनी चाहिए, जबकि कुछ छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और उन लोग ये इनमें से वो लोग थे जो असमिया भाषा नहीं बोलते थे, क्योंकि आगे चलकर जब सरकार ने असम को राज्य भाषा घोषित करने का निर्णय लिया तो पूरे असम में इसका विरोध हुआ। उसका कारण ये था कि बहुत सारे लोग जो ये कहते थे कि हम जब असमिया भाषा जानते ही नहीं हैं तो हम पर असमिया भाषा क्यों थोपी जा रही है, क्यों असमिया भाषा को मान्यता दी जा रही है। खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में और बराक घाटी में इसका विरोध हुआ। बराक घाटी में इसकी वजह से पूर्वांचल के गठन की डिमांड उठी। उन्होंने कहा जब असम में असमिया भाषा बोली जाएगी, हमारी संस्कृति और हमारी भाषा की रक्षा ही नहीं की जाएगी तो हम इस क्षेत्र में रहकर क्या करेंगे, इस क्षेत्र का अलगाव कर दो। असम के छात्रों ने असम साहित्य सभा और असम बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर आगे चलकर एक और बड़ा आंदोलन चलाया, तेल रिफाइनरी आंदोलन। यानी कि असम के छात्रों का एक बड़ा आंदोलन 1960 के दशक में माना जाता है और वो कौन सा आंदोलन है, वो भाषाई आंदोलन है। तो भाषाई आंदोलन में इस छात्रों का एक वर्ग क्या डिमांड कर रहा है कि असमिया भाषा को असम की राजभाषा घोषित कर दो, जबकि जो लोग असमिया भाषा नहीं बोल रहे हैं वो जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा कैसे असमिया भाषा हम पर थोप दोगे जब हम असमिया भाषा नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में छात्रों के जो गुट है ये भी एक दूसरे के कई बार अगेंस्ट हुए हैं। आगे चलकर हम बात करें तो आगे चलकर एक और मुद्दा हुआ असम में, वो हुआ तेल रिफाइनरी का मुद्दा। हुआ क्या था, केंद्र सरकार ने कोलकाता के क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी की स्थापना करी। अब ऐसे में असम के छात्रों ने ये आंदोलन करा कि तेल रिफाइनरी की स्थापना असम में भी होनी चाहिए, क्योंकि ताकि यहाँ के भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। अगर पश्चिम बंगाल में यानी कि कोलकाता में तेल रिफाइनरी की स्थापना होती है तो वहाँ के लोगों को तो रोज़गार मिल जाएगा, बंगालियों को तो रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन असम के लोगों को रोज़गार क्या, जबकि असम के डिगबोई क्षेत्र से बड़े पैमाने पर तेल निकाला जाता है। असम के डिगबोई क्षेत्र में ही सबसे पहले तेल की खोज हुई थी। अब क्या हुआ, छात्र सरकार को इस फैसले के लिए अपने आप को दबाव महसूस करा सरकार ने और आगे चलकर केंद्र सरकार ने 1962 में असम के गुवाहाटी के नूनमती में तेल रिफाइनरी की स्थापना करी। तो यानी कि कई बार ये छात्र आंदोलन सफल भी हुए हैं और इन्होंने कई बार आर्थिक मुद्दों को भी उठाया है। असम के छात्रों को कहना था कि केंद्र सरकार असम के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, क्यों वो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के लिए रोजगार बढ़ावा दे रही है लगातार, जबकि असम के लोगों कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में सरकार को दबाव में आकर नूनमती में तेल रिफाइनरी की स्थापना करनी भी पड़ी। और जो सबसे बड़ा आंदोलन था उसकी बात तो मैंने आपको बताई दी है कि सबसे बड़ा आंदोलन था आसू ने जो आंदोलन किया था 1979 से लेकर 1985 में। इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा ये था कि बंगाली भाषी हिंदू और मुसलमानों ने असम में अवैध प्रवास को बढ़ावा दिया है और इन्हें यहाँ से निर्वासित कर दिया जाना चाहिए। और इस आंदोलन ने यह भी कहा कि अवैध प्रवासी के रूप में ये गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।
मई 1980 में अन्य समूहों ने एक नया संगठन बनाया, जैसे कि ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन। यानी कि एक तरफ तो जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है वो ये कह रहा है कि जो असम में बाहरी लोग आकर बस गए हैं, उनकी वजह से हमारे रोजगार जा रहे हैं, हमारी संस्कृति जा रही है, हमारी भाषा को खतरा है, और केंद्र सरकार को ये चाहिए कि वो यहाँ से इन लोगों के लिए क्या करे, निर्वासित करे और असम में एनआरसी को लागू करे। तो ऐसे में जो अलग बंदे थे यहाँ पे रहने वाले, जैसे जो बंगाली छात्र थे, जो अन्य छात्र थे, इन लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया जिसे आमसू के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन। इनको ये लगने लगा इन छात्रों को कि जो हम प्रवासी जो हैं, हमें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, हमें एक धर्म के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। तो आमसू ने डिमांड करी कि 1971 से पहले असम में आए शरणार्थियों को क्या कर दो, नागरिकता दो। यानी कि एक तरफ तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ये कह रहा है कि जितने भी लोग 1950 के बाद से यहाँ पर आए हैं उन सबको यहाँ से भगा दो, जबकि दूसरी तरफ आमसू पता है क्या कह रहा है, आमसू ये कह रहा है जितने भी लोग 1971 से पहले आए हैं सरकार को उन्हें यहाँ की नागरिकता दे देनी चाहिए। यानी कि एक छात्र आंदोलन दूसरे छात्र आंदोलन के विरोध में आ चुका है। ऐसे में आंसू और आमसू इनका जो विरोध हुआ, तो ऐसे में इनके समर्थकों के बीच में कई बार हिंसक संघर्ष हुए, कई बार दंगे भी हुए और कई बार सेना को यहाँ पर हस्तक्षेप भी करना पड़ा। ऐसे ही एक और यहाँ पर आंदोलन चलता है बोडो जनजाति का। तो असम की बात करोगे तो असम में जो बोडो समुदाय है ये एक बहुत बड़ा समुदाय है और यहाँ के छात्र लगातार आंदोलन करते रहते हैं। बोडो छात्रों को ये शिकायत है कि सरकार बोडो जनजाति के लिए कार्य नहीं कर रही है, उनके सांस्कृतिक पहचान और उनकी भाषा को मान्यता नहीं दे रही है। ऐसे में एक अलग राज्य का डिमांड की इन्होंने, जिसे हम बोडोलैंड कहते हैं, और ये मुद्दा वर्तमान 2023 तक भी चल रहा है। समय समय पर ये लोग हथियार लेकर भी प्रदर्शन करते हैं, हिंसक प्रदर्शन करते हैं, जिसमें स्थानीय लोगों की कई बार जाने जाती हैं। बोडो जो आंदोलन है इसका जो प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा है अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान, और इसके लिए अलग बोडोलैंड जिले की भी बात करते हैं। और इसके लिए जो छात्र संगठन मुद्दा उठाता है उसका नाम है ABSU, यानी कि ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, जिसका गठन 1967 में हुआ था। तो इस प्रकार से अगर आप असम की राजनीति देखोगे तो असम में बहुत सारे छात्र संगठन सक्रिय हैं और जो कि एक दूसरे के विरोध में हैं। जैसा कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के विरोध में कौन है, आमसू, यानी कि ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन। इसी प्रकार से ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो बोडोलैंड की बात करता है। आगे अगर आप बात करोगे तो असम के कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे कि कार्बिस क्षेत्र हो गया, दीमसा क्षेत्र हो गया। यहाँ के क्षेत्र भी अपनी राजनीतिक पहचान, जनजातीय भाषा, इन सब की डिमांड करते हैं। 1991 में डिमसा के छात्रों ने ऑल डिमसा स्टूडेंट यूनियन का गठन किया और इन्होंने भी अपनी क्षेत्रीय राजनीति की मांग करी। तो इस प्रकार से अगर शॉर्ट में देखा जाए तो असम में एक चीज़ कॉमन रही कि असम के छात्रों ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन चलाया है। जबकि जो बाहरी लोग हैं उन्होंने इसलिए आंदोलन चलाया है कि हमें गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हमें भी नागरिकता दी जानी चाहिए। तो नागरिकता एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है असम का। देखो, असम एक सांस्कृतिक और पिछड़ा हुआ इलाका है। चाय के बागानों पर यहाँ के लोगों की रोजगार निर्भरता है। तेल रिफाइनरी के बाद यहाँ पर रोजगार के अवसर और बढ़े हैं। असम के जो मूल निवासी हैं, असम के जो ओरिजिनल लोग हैं जो पहले से वहाँ पर रहते चले आ रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि यहाँ के रोजगार के संसाधनों पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। सबसे पहले असम के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन बाहरी लोगों के आने की वजह से असम के लोगों को उतना रोजगार नहीं मिल पा रहा है जितना रोजगार मिलना चाहिए। बाहरी लोग उनके रोजगारों पर कब्जा करते जा रहे हैं, इसीलिए ये आंदोलन भड़कते हैं और कई बार ये इतने ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं कि बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। अब हम मेघालय की बात करेंगे। तो जब आप मेघालय की बात करते हो तो मुद्दा यहाँ पर भी सेम रहेगा। देखो, जब ये क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि कौन कौन से संगठन काम कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है और इसके कारण क्या हैं, परिणाम क्या रहे। तो मेघालय की बात करोगे तो मेघालय में छात्र आंदोलन राज्य में सबसे मुखर रहे हैं और सबसे सतत सामाजिक आंदोलन रहे हैं। राज्य में शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जो यहाँ के छात्रों ने ना उठाया हो। जिन मुद्दों पर मेघालय के छात्रों ने ज़्यादा माहौल बनाया है वो यही बनाया है कि जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर बस रहे हैं और जो आदिवासी इनकी पहचान है, सरकार उसमें जो हस्तक्षेप कर रही है, सरकार को वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रवासियों को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए। जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं, यानी कि जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। बिजली और रेलवे परियोजनाओं का विकास होना चाहिए। इनर लाइन परमिट की शुरुआत होनी चाहिए। ये इन लोगों की डिमांड्स हैं। तो मेघालय के जो छात्र आंदोलन ने जिन जिन मुद्दों को उठाया उनमें से कौन कौन से मुद्दे अहम हैं कि भैया जो बाहरी प्रवासी हैं इन्हें यहाँ से बाहर किया जाए, आदिवासियों की पहचान और संस्कृति भाषा की सुरक्षा की जाए, पर्यावरण की सुरक्षा की जाए और बिजली और रेलवे जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाए।
कई बार तो इन छात्र आंदोलन इतने उग्र रहे कि पुलिस के साथ तक इनका टकराव हुआ। कई बार छात्र नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई और कई बार बहुत से छात्र नेता इस कर्फ्यू के दौरान मारे भी गए। मेघालय की बात करोगे तो मेघालय में वैसे तो बहुत सारे छात्र संगठन हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है KSU, यानी कि खासी छात्र संगठन। जैसा कि आपको पता है, मेघालय में 3 जनजातियां हैं, एक खासी, एक जैंतिया और एक गारो। तो खासी छात्र जो संगठन है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ये पहला छात्र संगठन था जो कि खासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नाम से उस समय जाना जाता था। इसने खासी जनजाति के शैक्षिक जो पिछड़ापन है उसके मुद्दे को उठाया। इसने कहा जो खासी जनजाति के लोग हैं ये शिक्षा के रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे में सरकार को यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए ताकि इन लोगों की एजुकेशन लेवल जो है उसे उठाया जा सके। आगे चलकर 1960 के दशक में हिल्स स्टूडेंट्स यूनियन का भी गठन किया गया, जिन्होंने एक विश्वविद्यालय की डिमांड करी कि इस क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय की स्थापना तो होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों का शिक्षा का स्तर आगे बढ़ सके। इसी प्रकार से मेघालय छात्र यूनियन बनी, जिसे हम मेघालय छात्र एसोसिएशन, मेघालय स्टूडेंट्स यूनियन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में इसे MSA कहते हैं। ऐसी 1970 में शिलोंग छात्र यूनियन यानी कि SSU की स्थापना की गई। तो अगर हम बात करें MSA की, हम बात करें SSU की, तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने इसलिए विरोध किया, उसका रीज़न ये था जो मेघालय का स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन था ना, उसका मुख्यालय पहले शिलोंग में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इन लोगों ने ये विरोध किया, इन्होंने कहा नहीं, क्या है, जहाँ पर इसका पहले से ही जो ऑफिस था, जो यहाँ का पहले से कार्यालय था, उसे वहीं पर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेघालय में सबसे पहले जो है वो एजुकेशन के लिए एजुकेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर विरोध हुआ कि हाँ भाई, इन क्षेत्रों के लोगों को भी जो यहाँ का शैक्षिक पिछड़ापन है उसको दूर करना चाहिए। सरकार को न केवल स्कूल बल्कि कॉलेजों की भी स्थापना करनी चाहिए। 1971 जब बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ था तो यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में शरणार्थी मेघालय आकर बस गए थे, जिसकी वजह से मेघालय की जो जनजातियाँ थीं उनको लगने लगा कि हम अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे, और इस प्रकार से यहाँ के छात्रों ने उनके लिए भी विरोध शुरू करा। 1980 के दशक में असम में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना में यहाँ के छात्रों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जब यहाँ पे उच्च शिक्षण संस्थान जैसे कि स्कूल और कॉलेजों की जब स्थापना हुई तो एक और मुद्दा बड़ा बन गया। अब क्या हुआ, यहाँ के जो स्कूल और कॉलेज थे यहाँ के पे असमिया भाषा शुरुआत की गई। अब इन लोगों ने कहा भैया, हम जब असमिया भाषा बोलते ही नहीं है तो हमें असमिया भाषा में क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो असमिया भाषा के विरोध में एक आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन का परिणाम ये रहा कि जो मेघालय पहले असम का ही इलाका था उसमें मेघालय को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में मेघालय राज्य का गठन हुआ और मेघालय में छात्र आंदोलन सुसंगत हो गया। समय समय पर अलग अलग मुद्दों को यहाँ के छात्रों ने उठाया है। उन्होंने यहाँ के प्रवासियों को बाहर खदेड़ने के लिए, नौकरियों में आरक्षण की वृद्धि के लिए, विधानमंडल में उनकी सीटों में वृद्धि के लिए और जो अन्य राज्यों से यहाँ के लोग आ रहे हैं उनके विरोध के लिए समय समय पर आंदोलन चलाया है। 1970 से 80 के दौरान अगर आप मेघालय की राजधानी शिलोंग में देखोगे तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय आंदोलन चले हैं, जिसकी वजह से जो आदिवासी हैं और जो गैर आदिवासी हैं इनके बीच में संघर्ष तक हो गए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की कई कई बार जाने भी जा चुकी हैं। तो मुद्दा देखा जाए मेघालय में तो गारो जाति, स्थानीय गारो जाति, खासी जनजाति और जैंतिया जो जनजाति हैं, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्थानीय पहचान को बनाए रखने के लिए और भाषा जैसे मुद्दों के लिए आंदोलन किए हैं। जैसा कि 2018 की अगर बात करोगे आप तो जैंतिया हिल्स में क्या हुआ था, कोयले की निकासी के खिलाफ आंदोलन हुआ था, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ से अगर कोयला निकाला जाएगा तो यहाँ के जो पर्यावरण है इस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पर्यावरण जागरूकता के लिए भी यहाँ के छात्रों ने आंदोलन चलाया है। इसी प्रकार से 1993 में खासी हिल्स का जो क्षेत्र है यहाँ पर यूरेनियम पाया गया था और यूरेनियम को निकालने के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो ऐसे में इन लोगों ने इसके खिलाफ भी आंदोलन किया कि अगर ऐसे ही कोयला और यूरेनियम यहाँ से निकाला जाने लगा तो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज खतरे में पड़ जाएंगे और यहाँ की जो प्रकृति वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से असम और मेघालय के अगर आपने छात्रों का अध्ययन किया, छात्र आंदोलनों का अध्ययन किया, तो इससे आपको पता चलता है कि दोनों में कॉमन चीज़ें ये हैं कि दोनों ही आंदोलनों में छात्रों ने भाषाई मुद्दे को उठाया है, क्षेत्रीय मुद्दे को उठाया है और बाहरी लोगों के मुद्दों को उठाया है। अब हम अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों की बात भी करेंगे। जब आप अरुणाचल प्रदेश की बात करते हो तो अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा छात्र संगठन है जिसका नाम है आदि मिशिंग स्टूडेंट्स यूनियन, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के पासीघाट में दिखाई दिया। मुद्दा ये था कि 1972 में अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया। तो
ऐसे में आदि मिसिंग जनजाति के जो छात्र थे, जिसे शॉर्ट में हम एएमएसयू कहते हैं, इन लोगों ने एक छात्र आंदोलन की शुरुआत करी। इन्होंने पता है शिक्षा पर जोर देने की बात करी, इन्होंने सोशल अवेयरनेस की बात करी, समाज में परिवर्तन और समाज में जागरूकता लाने के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया। इन्होंने आगे चलकर अपना नाम बदलकर ऑल नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी स्टूडेंट यूनियन यानी कि ANMEFASU के नाम भी अपने आप को रखा। ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो टिप्पणी में आएंगे कि AMSU क्या है, ANEFASU क्या है, तो ये एक छात्र संगठन है जिनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। अब क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो इसका नाम बदलकर, इस संगठन का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश छात्र संगठन यानी कि आपसू कर दिया गया। आपसू अरुणाचल प्रदेश के अब सबसे बड़े छात्र संगठनों में से एक है। इसका भी जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि स्थानीय पहचान को बढ़ावा दिया जाए, विदेशी नागरिकों को पता लगाया जाए और उन्हें यहाँ से वापस भेजा जाए, और इसके अलावा जो यहाँ पे इनर लाइन परमिट है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा आपसू की सबसे बड़ी डिमांड ये है कि यहाँ पर जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसमें 80% अरुणाचल प्रदेश के लोगों को आरक्षण दिया जाए और बाहरी लोगों को सिर्फ 20% नौकरियाँ दिया जाए। अरुणाचल प्रदेश में जो शरणार्थी रहते हैं उनमें चकमा शरणार्थी हैं, हाजोंग शरणार्थी हैं, तिब्बती शरणार्थी हैं और योबिन शरणार्थी हैं, जो कि बांग्लादेश और तिब्बत नेपाल के आसपास के क्षेत्रों से आकर बस चुके हैं। छात्रों ने भारतीय नागरिकों के लिए ILP को सख्ती से यानी कि इनर लाइन परमिट को सख्ती से लागू करने की मांग करी है कि जो बाहरी लोग यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के माध्यम से और यहीं आकर बस जाते हैं, उन्हें यहाँ से हटाया जाए। तो देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में क्या मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा है बाहरी लोगों का आना, इनकी अपनी संस्कृति, नौकरियों में आरक्षण, इवन आगे चलकर तो 1986 के बाद की बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश के छात्रों ने ये कहा कि 100% नौकरियों में अरुणाचल प्रदेश के लोगों का आरक्षण होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले 100 जितनी भी सीटें निकलेंगी उन सब पर अरुणाचल प्रदेश के ही बच्चों को नौकरी करने का अधिकार होना चाहिए, बाहरी लोगों को यहाँ पर नौकरी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कई बार पुलिस से इनकी झड़प भी हुई है और कई बार पुलिस फायरिंग में इनके छात्र नेताओं की मृत्यु भी हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख मुद्दा क्या है, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख मुद्दा शैक्षणिक मुद्दा है, सामाजिक सोशल अवेयरनेस का मुद्दा है, सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है, नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के मुद्दे को लेकर अरुणाचल प्रदेश के जो संगठन है, खासतौर पर जो आपसू संगठन है, ये संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम अन्य राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के अलावा अगर और भी राज्य जो पूर्वोत्तर के हैं, यहाँ पर भी अपने अपने छात्र संगठन हैं और ये भी अपने अपने मुद्दे उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड की बात करोगे तो ऑल नागालैंड कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन एक बहुत बड़ा संगठन है जो नागालैंड में अपनी राजनीति को सक्रिय कर रहा है। इसी प्रकार से दीमपुर नागा स्टूडेंट्स यूनियन भी है, नागालैंड में अंगामी स्टूडेंट्स यूनियन भी है। इसी प्रकार से मणिपुर की बात करोगे तो मणिपुर में ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन भी है। मणिपुर विश्वविद्यालय छात्र संगठन भी सक्रिय है। सिक्किम में का एक छात्र संगठन है जिसे हम सिक्किम छात्र संघ के नाम से जानते हैं। ऐसे ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन है जिसे हम TSU के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से ट्रिप्टा स्टूडेंट्स फेडरेशन है जिसे हम TSF के नाम से जानते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन जिसे हम AISA के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि न सिर्फ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बल्कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भी अलग अलग छात्र संगठन अपने अपने स्थानीय मुद्दों को हवा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जहाँ पर यहाँ मिजोरम की खुलकर चर्चा की जाएगी। मिजोरम की जब बात करोगे तो देखो, मिजोरम पहले एक पर्वतीय इलाका था जो कि असम का ही एक क्षेत्र था। असम के अब जो मिजोरम था, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में अकाल फूटा और असम की सरकार ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में यहाँ के छात्रों ने ये मुद्दा उठाया कि भाई जब असम की सरकार हमारे स्थानीय मुद्दों को ध्यान नहीं दे रही है, हमारे लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है, इतना बड़ा अकाल पड़ा और भुखमरी फैल रही है, तो फिर हमें असम में रहकर फ़ायदा क्या। इन्होंने एक हिंसक अलगाववादी आंदोलन शुरू किया कि हमें एक अलग राज्य चाहिए। तो ऐसे में सरकार ने क्या करा, मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। तो ऐसे में मिजोरम के लोगों को गुस्सा आ गई कि भैया हमें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देकर सौतेला व्यवहार कर रहे हो क्या, हमें पागल समझा हुआ है क्या। इन लोगों ने फिर एक पूर्ण राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया और आगे चलकर सरकार को इनके दबाव में आकर मिजोरम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देना पड़ा। तो मिजोरम की अगर बात करोगे तो मिजोरम में बहुत सारे छात्र आंदोलन सक्रिय रहे हैं। मिजोरम में छात्र आंदोलन की उत्पत्ति तो अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे शुरू हो चुकी थी 1924 में, जब लुसाई स्टूडेंट्स एसोसिएशन का गठन किया गया था। लुसाई एसोसिएशन स्टूडेंट्स यूनियन के साथ साथ ही ये पहला संगठन था। इसने गुवाहाटी और शिलोंग में भी मुद्दे को उठाया। आगे चलकर इसे LJP के रूप में भी जाने लगा, यानी कि लुसाई जिरलाई पावल के नाम से भी जाने जाने लगा। लेकिन जब मिजोरम का गठन हुआ तो इसका नाम बदलकर मिजो जिरलाई पावल यानी कि MZP के नाम से भी जाना जाने लगा।
MZP का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि यहाँ के छात्रों के अधिकारों के मुद्दों को उठाया जाए, यहाँ के लोगों की एकता की रक्षा किया जाए। इसके अलावा एक स्वतंत्र मिजो राज्य का निर्माण किया जाए, मिजो जनजातियों को एकजुट किया जाए और इस क्षेत्र में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है उसको रोका जाए और मिजोरम के जो पारंपरिक मूल्य संरक्षण है, संस्कृति और भाषा है, उसे भी बढ़ावा दिया जाए। 1959 में मिजो के मौतम में एक अकाल पड़ा, जिसे हम बांस अकाल के रूप में भी जानते हैं, जिसके खिलाफ सबसे बड़ा विरोध हमने देखा है। 1972 में मेघालय को तो राज्य बना दिया गया, लेकिन मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसकी वजह से यहाँ के क्षेत्रों के लोगों ने कहा ये मिजो लोगों का अपमान है, ये मिजोरम की संस्कृति का अपमान है। आगे चलकर केंद्र सरकार ने मिजोरम को एक अलग राज्य का दर्जा दिया। तो मिजोरम की अगर बात करोगे तो मिजोरम राज्य को एक राज्य बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका MZP की रही है। लगभग 20 सालों तक यहाँ पर विद्रोह चले हैं, दंगे फसाद का माहौल रहा है। आगे चलकर 1982 के बाद शांति वार्ताएं रहीं। सरकार के जो मुखिया रहे हैं, होम मिनिस्ट्री रही है, उन्होंने यहाँ के लोगों में, मिजोरम के लोगों और मिजोरम के जो छात्र नेता हैं, इनके साथ बातचीत करके मुद्दे को हल करने की कोशिश करी, लेकिन कई बार ये मुद्दे सफल रहे और कई बार ये मुद्दे असफल हुए। तो लगातार वार्ताओं का दौर रहा, लगातार शांति वार्ताएं चलती रहीं और आगे चलकर 1986 में फाइनली बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया। यहाँ के लोगों ने जुलूस, आंदोलन, धरने प्रदर्शन, विरोध करने शुरू किए। परिणामतः सरकार को दबाव में आकर मिजोरम को एक अलग राज्य का दर्जा देना पड़ा। इसके अलावा मिजोरम में और भी जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो ये हैं, जो चकमा शरणार्थी हैं वो यहाँ पर आकर लगातार बसते जा रहे हैं। इसके अलावा रोहिंग्या जो मुस्लिम है म्यांमार के, वो यहाँ पर आकर जो बसते जा रहे हैं विदेशी, इन लोगों ने यहाँ की स्थानीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में जो संघर्ष हैं वो ज़्यादातर विदेशी लोगों के आकर बसने की वजह से ही हैं। अब हम छात्र आंदोलन और दलीय राजनीति की बात करेंगे तो यहाँ के छात्र आंदोलन की तो सबसे बड़ी बात ये रही है कि नॉर्थ ईस्ट के जो छात्र आंदोलन रहे हैं ये राजनीति से लगभग दूर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई आंदोलन होता नहीं है जिसे राजनीतिक रूप से हवा ना दी जाए। जैसे कि जब ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आंदोलन कर रहा था तो आगे चलकर एक नई पार्टी का उदय हुआ, असम गण परिषद, जो कि आज असम में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो कुछ राजनीतिक दलों ने समय समय पर छात्र नेताओं से परामर्श किया है। अगर हम असम की राजनीति की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर जो राजनीति है वो पूरी तरीके से छात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि जब भी राजनीति में कोई परिवर्तन आता है तो यहाँ के छात्र ही एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ज़्यादातर जो छात्र संगठन है उन्होंने अपने आप को राजनीतिक रूप से दूर रख रखा है और ये गैर राजनीतिक बने हुए हैं। ये एक सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, दलगत राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो छात्र संगठन हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पार्टियों का भी स्थापना कर ली है। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है और चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो यही पूछे जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में छात्र आंदोलन के प्रमुख मुद्दे क्या रहे हैं, उदाहरण सहित इसकी चर्चा कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो द बुक सोसाइटी को सहयोग ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर महिला आंदोलन के साथ।